जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग हैं आरआरबी जेई एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच 2025 जो चल रही है उसी में आज जो है ट्रांसफॉर्मर चैप्टर पर बजरंग बाण सीरीज ला है। एक बजरंग बाण के तरह यह सीरीज होगा जिसमें एक नज़र में जितने भी टॉपिक जो ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड हैं सारे कवर हो जाएंगे। आज के क्लास में ट्रांसफॉर्मर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बीच बीच में ऐसा ऐसा सीरीज आप लोगों के लिए लेते आएंगे। यह एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों लोगों के लिए यह जरूरी क्लास होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले जानेंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। जैसे मैग्नेटिक सर्किट हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और पिछला जो वीडियो था उसमें ट्रांसफार्मर का कुछ चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में कुछ चैप्टर हम लोग डिस्कस किए, लेकिन मैंने सोचा कि ट्रांसफार्मर का एक ही शॉर्ट पूरा वीडियो ले आए, इस चलते बजरंग बाण सीरीज लाए हैं जिसमें पूरे ट्रांसफार्मर को हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद डीसी मशीन का भी मौसी ले आएंगे, सिंक्रोनस मोटर का भी मौसी ले आएंगे, सारा चीज़ को मौसी करके लेते आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। पिछले क्लास में भी आपको पिछला वीडियो को देखे होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे, लेकिन आज के क्लास में एक निचोड़ है पूरा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स विद्युत, विद्युत से चलने वाली एक डिवाइस है जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है एनर्जी बिटवीन सर्किट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में समझिए। ट्रांसफार्मर जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो किसके बीच में? एक सर्किट के बीच में ऐसा कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफार्मर जो होता है इट इज ए प्राइमरी यूज फॉर इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज लेवल फॉर पावर सिस्टम। यह पावर सिस्टम में वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ये दोनों के लिए यह काम होता है। ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल। यह जो ट्रांसफार्मर है वह किस प्रिंसिपल से वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैसा प्रिंसिपल पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। हिंदी में भी म्यूचुअल ही इंडक्टेंस भी लिख सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट करता है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। कहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है? दो कॉइल के बीच में। जब दो कॉइल होगा, दो कॉइल के बीच में क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। फिर बात करते हैं, दे कॉन्सिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। यह क्या करता है? कॉन्सिस्ट करता है कौन वाइंडिंग? एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, जो वॉन्ड द मैग्नेटिक कोर, जो पूरे मैग्नेटिक कोर को वॉन्ड करके रखता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफॉर्मर किस पर वर्क करता है? अल्टरनेटिंग करंट पे, एसी करंट पे। जैसे आप जो है घर में बिजली आपकी आती है तो कैसी बिजली आती है? अल्टरनेटिंग करंट की बिजली आती है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? साइनोसोडियल कि नॉन साइनोसोडियल? तो ये साइनोसोडियल इस तरह से आता है ना अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरह का जब अल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक है, तो इस अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ठीक है। दे आर इनिशियली फॉर इफिशियंसी लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। इसका जो इफिशियंसी होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज। स्टेप अप का मतलब क्या आता है? वोल्टेज को स्टेप अप करना। स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाना। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? रिड्यूस करता है वोल्टेज को। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम होता है? तो इंक्रीज करना वोल्टेज को। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करता है डिक्रीज करना वोल्टेज को, ठीक है। हमारे जो इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो बहुत ही हाई होती है। हमारा जो इफिशियंसी होती है ट्रांसफार्मर की बहुत ही हाई होती है। ऑप्टेन कितना होती है? तो कभी क्वेश्चन आएगा कि जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 95% से अधिक होती है। और कैसी होती है? बहुत ही हाई होती है, ठीक है। दे कम इन वेरियस टाइप लाइक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। यह बहुत सारे से आते हैं। पावर से आ सकते हैं, शक्ति से आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन से आ सकता है, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में भी यह आता है। बात किया ट्रांसफार्मर आर वर्चुअल कंपोनेंट। यह एक वर्चुअल कंपोनेंट होता है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो वर्चुअल कंपोनेंट होता है वह ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये पूरे ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम है, पार्ट है। देखिए यहाँ पर होता है कंजर्वेटर टैंक। कौन सा टैंक होता है? कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है?
हाफ फील ऑफ वायल, यानी यहाँ पर जो है आधा जो है वायल भरा रहता है, ठीक है। यह होता है ब्रेदर, यानी एयर का काम करता है। ये एक्सप्लोजेशन वेंट होता है। तो एक्सप्लोजेशन वेंट का काम क्या होता है, ये देखिए, यह जो है मेन टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जहाँ ऐसा ट्रांस मेन टैंक किसे कहते हैं, मेन टैंक हम उसे कहते हैं जहाँ पर वायल भरा हो, या ट्रांसफार्मर में वायल भरा होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा वायल होता है, ट्रांसफार्मर हम नेफ्ता वायल का यूज करते हैं। किस वायल का यूज करते हैं, नेफ्ता वायल का यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं बसिंग। यह क्या होता है, बसिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर इस तरह का आप देखे होंगे, लपेटा हुआ एक लोहा का रहता है, तो इसको हम बसिंग कहते हैं। इसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। कौन सा मीटर कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की रेटिंग को मापने का काम करता है। इसको एक्सप्लोजेशन वेंट करते हैं। अब एक्सप्लोजेशन वेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा वायल भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वायल भरा हुआ और उसके बाद यहाँ पर गया कंजर्वेटर टैंक पर, कंजर्वेटर टैंक के पास आधा वायल भरा रहता है। तो जब यहाँ से वायल कंजर्वेटर टैंक पे गया और कंजर्वेटर टैंक जो अगर फुल हो गया तो क्या होगा, अगर यहाँ पर यह एक्सप्लोजेशन वेंट नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इस चलते या फिर कंजर्वेटर टैंक किसके पास भेजेगा, एक्सप्लोजन वेंट के पास। एक्सप्लोजन वेंट में यहाँ पर छतरी सा लगा रहता है, वह क्या करेगा, जितने भी वायल है सब को बाहर निकाल देगा। यह होता है बुकोज रिले। बुकोज रिले, इसको हम बुकोज रिले कहते हैं। बुकोज रिले का काम क्या होता है कि ट्रांस इनर पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन आया हुआ कि बुकोज रिले का वर्क ऑफ द बुकोज रिले। बुकोज रिले का काम यह होता है कि जो इनर पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, उससे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर वायल होता है, ट्रांसफार्मर कोर होता है और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये तीनों चीज जो है रेडिएटर में होता है। ट्रांसफार्मर वायल आप लोग लिख लीजिएगा, नेप्ता वायल या मिनरल वायल। ट्रांसफार्मर का कोर, दो तरह के कोर होते हैं, एल बी साइड का, एच बी साइड, या इसको प्राइमरी या सेकेंडरी कहते हैं। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग, तो एल भी वाइंडिंग और एच भी वाइंडिंग। एल भी डेट मीन्स लो वोल्टेज वाइंडिंग, एच बी यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। ये सारे ट्रांसफार्मर के होते हैं। अब बात करते हैं फ्राइडे ला। फ्राइडे ला क्या होता है, फ्राइडे ला का मतलब समझिए कि फ्राइडे फर्स्ट ला, सबसे पहले फ्राइडे फर्स्ट ला को हम लोग पढ़ते हैं। ये लो फ्राइडे फर्स्ट ला क्या बोलता है, फ्राइडे फर्स्ट ला, फ्राइडे फर्स्ट ला बोलता है द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द क्वार। फ्राइडे ला का काम ही होता है कि जो रिड्यूस करना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, किसमें, एक क्वाइल में, ठीक है। ईएमएफ को हम फ्लक्स भी कहते हैं, यानी इसको हम वोल्टेज भी हम कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डी फाइव बाई डी टी या डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ आता है फ्राइडे सेकंड ला। फ्राइडे सेकंड ला क्या बोलता है, फ्राइडे सेकंड ला बोलता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू द नेटिव रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक कॉइल में जिसका इक्वल किसका होता है, नेटिव रेट का, जो चेंज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को बाय द मल्टीपल ऑफ द नंबर टर्न, जितने भी नंबर ऑफ टर्न होंगे उसके अनुसार इसको चेंज करने का काम करता है। इसका एक्सप्रेशन बोलते हैं ईएमएफ जो होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। तो ईएमएफ का दो दो हो गया फार्मूला। सबसे फर्स्ट लॉ के अनुसार जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है कॉइल, तो ये क्वेश्चन आएगा कि चेंज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द कॉइल, तो क्या होगा, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाइव बाई डी टी होगा, एक यहाँ मार दीजिएगा। फिर आएगा फ्राइडे सेकंड लॉ में कि जो ईएमएफ है इक्वल होता है नेटिव फोर्स का फ्लक्स में, तो क्या होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी मारिएगा। जब ट्रांसफार्मर ने प्राइमरी वाइंडिंग जनरेट चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगा, जनरेट करेगा एक मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो होगा फाई टी बराबर फाई जीरो साइन ओमेगा टी। सारे चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिस चेंजिंग फ्लक्स लिंक द सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू द कोर। जो चेंजिंग फ्लक्स होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का, वह किसके थ्रू होता है, कोर के थ्रू होता है, जिसका एक्सप्रेशन होता है फाई टू बराबर फाई एम। एक आइडियल केस में होता है, याद रखिएगा, फाई टू बराबर फाई एम। फाई टू बराबर फाई एम कब होगा, फ्लक्स में, आइडियल कंडीशन में, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस करता है प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू ऑन चार्जिंग फ्लक्स, जो, ठीक है, कोई भी फ्लक्स चार्ज हो रहा है, ठीक है, उस फ्लक्स को चार्ज करने में जो इंड्यूस ईएमएफ लगता है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब लगेगा, सेकेंडरी में जब लगेगा, तो फाई टू बराबर फाई वन होगा आइडियल के केस में। जब प्राइमरी की बात किया जाए तो ई वन बराबर माइनस एन वन डी फाइव अपॉन डी टी होता है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू चार्जिंग फ्लक्स, तो चार्जिंग फ्लक्स में सेकेंडरी वाइंडिंग होता है माइनस एन टू डी फाइव बाई डी टी,
यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में इतना चीज याद रखना है फार्मूला में, E1 बराबर माइनस N1 d∅/dt, और सेकेंडरी में बस यहाँ पे क्या करना है, N2 का प्रयोग है, यहाँ पे N1 होता है, यहाँ पर N2 लग जाएगा, ठीक है। द वोल्टेज रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्न रेशियो, जो वोल्टेज का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टर्न रेशियो का। तो जिसमें टर्न रेशियो में जो प्रोपोर्शन होता है वह होता है E1/E2 बराबर N1/N2। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में, तो इसका क्वेश्चन भी हम ले आएंगे एक बार, ठीक है। फिर बात किया जाए द नेटिव साइन ऑफ फ्राइडे लॉ ऑफ इंडक्टिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस अपोज करता है, ठीक है। नेटिव साइन क्या होता है फ्राइडे लॉ में, फ्राइडे लॉ का मतलब ये समझ जाइए कि जो इंड्यूस ईएमएफ को क्या करना है, ईएमएफ को अपोज करना, द फ्लक्स चेंज, उसी को हम लेंज का, जब इंड्यूस ईएमएफ को अपोज जो करता है उसको हम लेंज लॉ कहते हैं। कुछ पॉइंट है ट्रांसफार्मर का, जैसे सबसे पहला पॉइंट है फ्राइडे लॉ एक्सप्लेन द हाउ वोल्टेज इंड्यूस इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। फ्राइडे लॉ हमें यह बताता है कि कितना वोल्टेज जो है हमारे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में इंड्यूस होता है। दूसरा पॉइंट बताता है द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल फॉर ईएमएफ इंडक्शन, जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की, विद्युतीय फ्लक्स की, जब चुंबकीय फ्लक्स की जब बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं, या चुंबकीय फ्लक्स की जब बात करते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वह क्या करता है, इनिशियल ईएमएफ इंडक्शन। यह कहाँ पे होता है, ईएमएफ इंडक्शन में होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इंडक्शन में होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस ईएमएफ का, वो किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस हो रहा हो किस पर डिपेंड करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस होगा वो दो चीज पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न, दोनों पर क्या होगा, यह इंड्यूस करता है। द लॉ अप्लाइड टू बोथ द प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, लॉ जो हमारा लगता है फ्राइडे लॉ, वह दो जगह लगता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग में लगता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में दो लॉ लगाए जाते हैं। बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ गिवन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यह इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन को दिखाता है और अपोज करने का काम करता है, इसको रुकावट देने का काम होता है। ट्रांसफार्मर ओनली वर्क विथ एसी एज डीसी डज नॉट प्रोड्यूस चार्जिंग फ्लक्स। ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है, एसी पर वर्क करता है। क्वेश्चन आ जाएगा ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है, तो एसी पर। एसी दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, डीसी पर यह नहीं करता है चार्जिंग फ्लक्स इसका काम। द कोर मटेरियल हैव द इफिशियंसी ट्रांसफर मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन वाइंडिंग, जो यहाँ पर कोर मटेरियल की बात किया जाए, इफिशियंसी की बात किया जाए मैग्नेटिक फ्लक्स में, वह किसके बीच में होता है, वाइंडिंग के बीच में होता है, ठीक है, कोर फ्लक्स। द वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो डिपेंड ऑन द टर्न रेशियो, जो वोल्टेज का ट्रांसफार्मर रेशियो किस पर करेगा, टर्न रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्राइडे लॉ ऑफ इंश्योर नॉन कॉन्टेक्ट एनर्जी ट्रांसफर इन द ट्रांसफार्मर, यानी जो नॉन कॉन्टेक्ट एनर्जी क्या ट्रांसफर हुआ ट्रांसफार्मर, इसके बारे में बताने का काम करता है कौन, फ्राइडे लॉ। इफिशियंसी एंड फंक्शन की जब बात किया जाए, तो इफिशियंसी और फंक्शन में जो होता है वह बेस होता है ऑन द प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर बेस होता है। अब जानते हैं लेंज लॉ। एक कल का भी आप लोग वीडियो देखिएगा, उसमें जो है ये सारे चीज़ के बारे में हम डायग्राम बता दिए आपको, जो जो चीज़ ट्रांसफार्मर में डायग्राम का जरूरत पड़ता है ना, सारा चीज़ कल का वीडियो में थर्ड लेक्चर है उसमें सब डाला हुआ, ठीक है। थर्ड लेक्चर में आप लोग देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। लेंज लॉ क्या होता है, व्हाट इज द लेंज लॉ। लेंज लॉ का काम होता है कि लेंज लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इमेज अपोज, यानी जो लेंज लॉ का काम क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस इमेज का उसको अपोज करना, एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट काउ इट, और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का काम करता है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये बन के आया है एसएससी में कि लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो हम लिख सकते हैं कि लेंज लॉ जो बेस्ड होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर जो है बेस्ड होता है। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, बोलता है जितने भी पॉइंट हम लिखवा रहे हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ। बात करें एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, फ्राइडे लॉ को मैथमेटिकली रूप से हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फ्राइडे लॉ को मैथमेटिकल रूप से कर सकते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर -N d∅/dt। क्वेश्चन आया हुआ है -N d∅/dt। फ्राइडे लॉ किस पर बेस्ड है,
फार्मूला ये सब पूरा दे देगा फार्मूला, तो हम क्या लिखेंगे माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, बात करें द नेटिव साइन इंडिकेट्स अपोज द चेंज इन फ्लक्स। जो नेटिव साइन होता है वह इंडिकेट करता है चेंज इन फ्लक्स को, यानी चेंज इन फ्लक्स किस तरह से ऑपोजिशन होगा इसके बारे में चेंज करके बताता है। द फ्लक्स इंक्रीज, जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा। तो इंड्यूस करेंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस करेंट होता है वह मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है एंड अपोज द इंक्रीज, यानी उसको अपोज करने का काम करता है। ये भी क्वेश्चन आ गया। द फ्लक्स डिक्रीज, जब फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट ट्राई टू मेंटेन द ओरिजिनल फील्ड। फ्लक्स जैसे ही डिक्रीज होगा इंड्यूस करंट क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा और एक ओरिजिनल फील्ड को। ठीक है, द इट एक्सप्लेन व्हाई इंड्यूस करंट रचिस द मोशन ऑफ द मैग्नेट नियर कॉइल। जो मैग्नेट होता है कॉइल के नियर उसको इंड्यूस करने का काम करता है। बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ डिटरमाइन करता है पोलैरिटी इंड्यूस वोल्टेज इन द ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर के उसके पोलैरिटी को बताने का काम करता है। इट इज इनिशियली इन वर्क ऑफ मोटर। ठीक है, लेंज लॉ कहाँ पर वर्क होता है, लेंज लॉ का उपयोग हम मोटर में कर सकते हैं, जनरेटर में कर सकते हैं या ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर को हम जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं जनित्र। ठीक है, जनरेटर में भी कर सकते हैं, जनरेटर को जनरेटर ही बहुत जगह लिखता है और मोटर को मोटर ही लिखता है। उसके बाद लेंज लॉ जो इंश्योर करता है कि एनर्जी टू बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय अलाइन द फिजिकल लेंथ। तो क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंज लॉ क्या करता है। तो लेंज लॉ का काम होता है कि एनर्जी कैसे क्रिएट होगा और यह कैसे डिस्ट्रॉयड होगा, तो किसके कारण होता है, फिजिकल लॉ के कारण यह पता चलता है। ठीक है ना, एनर्जी कैसे इंक्रीज होगा कैसे डिक्रीज होगा। बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल को समझना। तो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। बात करते हैं इट रिक्वायर ए चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसके बारे में बताता है। एंड विच प्रोड्यूस बाय एसी करंट, और किस तरह से एसी करंट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में यह बताने का काम करता है। प्राइमरी वाइंडिंग जो करता है रिसीव करता है एसी वोल्टेज को एंड क्रिएट अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग का काम क्या करता है, एसी वोल्टेज को रिसीव, प्राइमरी प्राइमरी डैट मीन्स एसी वोल्टेज को रिसीव करना और मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करना। ठीक है, ये किसका काम होता है, प्राइमरी वाइंडिंग का। किसका प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का। ठीक है, हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर थ्रू द मैग्नेटिक कोर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके थ्रू ट्रांसफर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो ट्रांसफर होता है वह मैग्नेटिक कोर के थ्रू ट्रांसफर होता है। एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग किसके पास, टू सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग के पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ, फ्राइडे लॉ के अनुसार द चार्जिंग फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ, फ्राइडे लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो चार्जिंग चेंजिंग फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस करता है ईएमएफ को इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ जो डिपेंड करता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड होता है एंड द नंबर ऑफ टर्न, और नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। लेंज लॉ की जब बात करें तो लेंज लॉ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का क्या डायरेक्शन इसके बारे में कौन बताता है, लेंज लॉ बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है नो फिजिकल कनेक्शन। यहाँ पर कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है किसके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। द वोल्टेज स्टेप अप, जब वोल्टेज स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो तो किस रेशियो पर बेस्ड होता है, V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, V1 बाई V2 वोल्टेज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जब स्टेप अप करे स्टेप डाउन होगा तो किस टर्न रेशियो पे, V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2 पर ही वर्क करता है। ट्रांसफार्मर ओनली वर्क ऑन द अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी करंट कह सकते हैं, और यह डायरेक्ट करंट इसको हम, ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो एसी करंट पे वर्क करता है ना कि वो डीसी करंट पे। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट है इसको समझ जाइए। सबसे पहला नोट है
कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। कौन? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। इट रिक्वायर अल्टरनेटिंग करंट टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एसी एज द प्राइमरी कॉइल क्रिएट द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसी जो प्राइमरी कॉइल का होता है क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को। बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर थ्रू लेमिनेटेड आयरन कोर, यह कैसे ट्रांसफर करता है? आयरन कोर को लेमिनेट करके। चेंजिंग फ्लक्स जो होता है इंड्यूस ईएमएफ का इन द सेकेंडरी कॉइल, वो फ्राइडे लॉ पर बेस्ड होता है। बात किया इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज, इंड्यूस ईएमएफ किससे अपोज होता है? लेंज लॉ से, लेंज लॉ के कारण। वोल्टेज लेवल चेंज बेस्ड ऑन रेशियो V1/V2 बराबर N1/N2। ठीक है। नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वह मैग्नेटिक सिद्धांत पे करता है वर्क। कोर मटेरियल इंप्रूव करता है मैग्नेटिक कपलिंग एंड रिड्यूस लॉस। ठीक है, लॉस को रिड्यूस करना और मैग्नेटिक कपलिंग में। इफिशियंसी एनर्जी ट्रांसफर द मिनिमल पावर लॉस, इफिशियंसी जो होता है वो ट्रांसफर करता है मिनिमल पावर लॉस का। जितने भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं सब टोटल चीज, जितने पॉइंट हम आपको दे रहे हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पॉइंट वाइज, हम इस चलते आपको लिए लाए हैं। चलते ये बजरंग दबान सेशन है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। मैथमेटिकल फॉर्म की बात किया जाए तो फ्राइडे लॉ का, फ्राइडे लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? ई बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, ई बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, दैट इज द फ्राइडे लॉ का मैथमेटिकल। ईएमएफ इंड्यूस करता है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है उसी के प्रोपोर्शनल पे वर्क करता है। प्राइमरी ईएमएफ, प्राइमरी ईएमएफ इसको हम ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। E1 बराबर माइनस एन वन डी फाइव अपॉन डी टी होता है। सेकेंडरी ईएमएफ को E2 बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ईएमएफ रेशियो निकालने की बात हो गई तो E1/E2 बराबर N1/N2, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। V1 रेशियो ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर V1/V2 एंड N1/N2 होता है। वोल्टेज रेशियो की बात किया जाए, सारे फार्मूला आपको है। करंट रेशियो I1/I2 N2/N1, पावर इक्वल केस V1/I1 बराबर V2/I2। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के फाई फाइव मैक्स साइन ओमेगा टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πf, एफ बराबर एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ईएमएफ इक्वेशन निकालने के होगा कि क्वेश्चन आया हुआ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो 4.44 एफ एन फाइव मैक्स। यूज साइनसोडियल स्टैटिक करंट में इसका यूज करते हैं। कुछ नोट पॉइंट है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर उसका कुछ नोट पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट बोलता है द ईएमएफ इक्वेशन गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कुछ इंड्यूस ईएमएफ होता है उसके बारे में बताने का काम करता है। दूसरा, इट डिलीवर द फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यह क्या डिलीवर करता है? फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, यानी पहुंचाने का। द कोर फ्लक्स इज्यूम टू बी साइनोसोडियल, कोर फ्लक्स जो होता है वो हमेशा साइनोसोडियल होता है। एवरेज ईएमएफ की बात किया जाए पर टर्न, तो ई एवरेज बराबर होता है डी फाइव अपॉन डी टी, या इसको 4πf मैक्स भी कहते हैं। आरएमएस वैल्यू की बात किया जाए ईएमएफ पे 4.44 एफ फाइव मैक्स होता है। ईएमएफ इक्वेशन की बात किया जाए तो 4.44 एफ एन फाइव मैक्स। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है 4.44 एफ N2 5 मैक्स। जैसे में मान लीजिए वेयर जहां पर दिया हुआ है E1 E2 बराबर आरएमएस ईएमएफ प्राइमरी सेकेंडरी, E1 जो है प्राइमरी साइड एंड E2 इज द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, जिसको हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। बात करते हैं N1 एंड N2, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको बताता है। क्यू मैक्स क्या बताता है? मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द वेबर। 9 नंबर क्या बोलता है? द इक्वेशन इज वैलिड टू आइडियल ट्रांसफार्मर विथ नेग्लिजिबल लॉसेस, बोलता है इट शो द ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी टर्न एंड द फ्लक्स। टर्न रेशियो क्या होता है? टर्न रेशियो बोलता है इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ कितना टर्न है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसके रेशियो को हम टर्न रेशियो कहते हैं, जिसको हम एन से या के से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो टर्न रेशियो की बात हो रही है। टर्न रेशियो क्या? टर्न रेशियो का एन और के से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। जो प्राइमरी होती है
और सेकेंडरी, दो तरह के वाइंडिंग होते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर में। फार्मूला की जब बात किया जाए तो टर्न रेशियो की जब फार्मूला होगी के बराबर क्या होगा, N1 N2 होता है। वही वेयर N1 को प्राइमरी टर्न कहते हैं और N2 को हम सेकेंडरी टर्न कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टेज रेशियो की। क्या वोल्टेज रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो वोल्टेज रेशियो का मतलब समझिए, वोल्टेज रेशियो द रेशियो ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेशियो को हम वोल्टेज रेशियो कहते हैं, जिसको हम V1/V2 या N1/N2 के नाम से जाना करते हैं। बात करते हैं वोल्टेज रेशियो हमेशा इक्वल होगा टर्न रेशियो के। जो वोल्टेज रेशियो की जो बात करेंगे टर्न रेशियो का हमेशा इक्वल होता है इन आइडियल ट्रांसफार्मर। किसमें, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। बात करते हैं करंट रेशियो की। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो का मतलब समझिए कि द रेशियो ऑफ सेकेंडरी करंट एंड प्राइमरी करंट। सेकेंडरी और प्राइमरी दो तरह के करंट होते हैं किसमें, एक ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो फार्मूला उसका होगा I2/I1 बराबर N1/N2 होता है, या इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ टर्न रेशियो भी कहते हैं। किसको, एक प्राइमरी करंट को। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है? ट्रांसफार्मर रेशियो का मतलब ये समझिए कि ऑब्टेन द रिफर टू टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। देखिए यह वोल्ट रेशियो क्या है, टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो पर जो डिपेंड करता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी वैल्यू बाय सेकेंडरी वैल्यू। तो क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर रेशियो को हम लिख सकते हैं प्राइमरी वैल्यू बाई में सेकेंडरी वैल्यू, डेट मीन्स द ट्रांसफार्मर रेशियो। बात करें टर्न, वोल्टेज या इम्पिडेंस, सारे चीज जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अंदर आते हैं। जैसे टर्न करना वोल्टेज का कैसा होगा या इम्पिडेंस कैसा होगा, ये सब ट्रांसफार्मर रेशियो के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे है N2 ग्रेटर देन N1 होता है एंड V2 ग्रेटर देन V1 होता है। ठीक है, स्टेप डाउन में N1 जो है ग्रेटर देन N2 होता है और V1 जो है ग्रेटर देन V2 होता है। ठीक है, जैसे में हम कुछ डायग्राम को थ्रू हम जान सकते हैं भी। अब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है?
आइडियल ट्रांसफार्मर समझिए, आइडियल ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, लॉसलेस डिवाइस। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, एक लॉसलेस डिवाइस है विद द इनपुट एंड आउटपुट वाइंडिंग। यह एक लॉसलेस डिवाइस है किसका, इनपुट और आउटपुट वाइंडिंग के लिए। द रिलेशनशिप जो होता है इस दोनों के बीच में, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, या बिटवीन इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में, ये दोनों का रिलेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा। सबसे पहले जाने यह क्या है, डैट मीन्स द एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक वाइंडिंग दिया हुआ है जहाँ से आई करंट, आईपी करंट फ्लो कर रहा है। फाई एम है जो पूरे जगह फ्लो कर रहा है, फाई को हम फ्लक्स के डिनोट से करते हैं, फ्लक्स से डिनोट करते हैं। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो बात करते हैं इस पूरे चीज को, यह वीपी कहलाता है। वोल्टेज के रिलेशनशिप इस यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर वीएस कहलाता है, ठीक है। वीपी बाई वी एस बराबर एनपी बाई एन एस बराबर ए होता है। इसको वोल्टेज रिलेशनशिप एक ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एनपी बाई एन एस भी इसको लिखा जा सकता है, वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ए को हम कहते हैं टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। ए क्या है, ए इज द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। या जो टर्न होता है, टर्न के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। करंट का रिलेशनशिप क्या होगा कि एनपी, एनपी और आईपी दोनों एनएस और आईएस के बराबर होता है, या आईपी बाई आईएस बराबर होता है 1/a का बराबर होता है। अब बात करते हैं नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है हमेशा ओपन जब हो जाए, तो मीनिंग नो करंट फ्लो ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि नो लोड कंडीशन में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वह ओपन हो जाए तो क्या होता है, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। नो लोड करंट यानी डिस्पैच नो लोड कंडीशन, स्मॉल करंट आईओ फ्लो द प्राइमरी वाइंडिंग। जो आईओ होता है प्राइमरी वाइंडिंग में करता है। द करंट इज कॉल्ड द नो लोड करंट। जब जो भी प्राइमरी वाइंडिंग पर जो भी वर्क हो रहा है स्मॉल करंट, उसको हम नो लोड करंट कहते हैं, ठीक है। अब इसका कितना होता है, नो लोड कंडीशन ऑफ प्राइमरी करंट 3 to 5% होता है। 3 to 5% नो लोड कंडीशन ऑफ द करंट होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी क्लास लीडर है। यह एक ब्रह्मास्त्र है, महामैराथन है, ठीक है, बजरंग बाण है। तो इसमें जो चीज दिए जा रहे हैं सारे चीज क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे आपको जो भी वीडियो हम लाएं उसका आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द पोर्शन ऑफ द नो लोड करंट। जब जैसे नो लोड करंट है, नो लोड करंट का क्या पोर्शन है, धारा, करंट यानी धारा। इसको आई यू म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसी को हम प्रिम्बिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसको हम प्रिम्बिलिटी के नाम से, इस म्यू को हम प्रिम्बिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इज द मैग्नेटिक करंट। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट की बात हो रही है तो विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेबलिसाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कोर। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कोर पर यह स्टेब्लिश्ड होता है। इट इज रिएक्टिव एंड लैक्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। जो 90 डिग्री, रिएक्टिव तो होता ही है लेकिन यह लेस वोल्टेज होता है जो 90 डिग्री पर अप्लाइड करने के लिए यह लेस वोल्टेज होता है। कोर लॉस करंट क्या होता है, कोर लॉस करंट का मतलब अनदर पोर्शन ऑफ नो लोड करंट। यानी नो लोड करंट का अनदर यानी दूसरा पोर्शन ही कोर लॉस करंट कहलाता है, जिसको आई डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। जो सप्लाई करता है हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉस को, हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉस को जो सप्लाई करने का काम करता है वही कहलाता है कोर लॉस। लॉस ऑफ द कोर इन एक्टिव एंड फेज विथ अप्लाइड वोल्टेज। यह एक्टिव होता है और फेज होता है एक अप्लाइड वोल्टेज से। बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर लोड कंडीशन में होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। आइडियल ट्रांसफॉर्मर जब लोडेड कंडीशन में होगा तो क्या होता है, देखिए अब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है नो लोड कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, आइडियल आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन
ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में क्या होगा, किस तरह से वर्क करेगा, इसके बारे में सबसे पहले जाने। सबसे पहले हम इमेज बनाते हैं, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर किस तरह के डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे। सबसे पहले जानिए, यह एक ट्रांसफार्मर है, ठीक। एक और ट्रांसफार्मर है, दो है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाइंडिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे, वाइंडिंग एक देंगे, वाइंडिंग के थ्रू समझेंगे। यह जो वाइंडिंग होता है, यह वाइंडिंग को कहते हैं जो वोल्टेज को दिखाने का काम करेगा। किसको दिखाने का काम करेगा, वोल्टेज को दिखाने का काम करेगा। यह जो वाइंडिंग है वोल्टेज को दिखाने का काम करता है। एक और यहाँ पर एक वाइंडिंग जाएगा, यह भी एक वाइंडिंग है। दो तरह के वाइंडिंग हम लोग पढ़े थे, एक का नाम प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा का नाम सेकेंडरी वाइंडिंग। दो तरह के हम लोग वाइंडिंग को पढ़े थे। यह जो है लोड कनेक्ट होगा, लोड रहेगा जो कनेक्ट होता है। अब जो देखिए यहाँ पर एक N1 है, यहाँ पर एक N2 है। दो चीज होता है N1 और N2। यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है, यहाँ फाई फ्लो कर रहा है। फाई डेट मीन्स द फ्लक्स, फाई डेट मीन्स द फ्लक्स। ये क्या है, फ्लो कर रहा है, डेट इज फाई। फाई क्या होता है, फाई जिसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यह जो चार्ज बन रहा है ये पॉजिटिव है और यह निगेटिव है। दो तरह के चार्ज बन रहे हैं। यहाँ पर इसको वोल्टेज कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज V1 के नाम से नोट करते हैं। एक प्रकार का एक वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है। यहाँ पर जो आ रहा है E2 E1 हो रहा है। यह भी एक चार्ज है जिसको हम E2 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो यह भी चार्ज बन रहा है, यह E1 चार्ज के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके रिलेटेड। इसके रिलेटेड क्या पॉइंट लिख सकते हैं, सबसे लिख सकते हैं कि हियर ना, हियर डॉट्स जो होता है, इसमें डॉट्स का काम क्या होता है, डॉट किसको इंडिकेट करने का काम करता है। डॉट जो है यहाँ पे इंडिकेट किसको करता है, तो हियर हियर डॉट, जिसको हम इस पॉइंट से डॉट को नोट करते हैं, डॉट इंडिकेट्स, डॉट जो इंडिकेट करता है वो इंस्टेंटेनियस द सेम इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पोलारिटी को, कि उसकी पोलारिटी कैसी है, उस पोलारिटी को बताने का काम कौन करता है, डॉट करता है। जिसको हम कुछ फार्मूला से भी जान सकते हैं, V1/V2 बराबर होता है E1/E2 या N1/N2 बराबर होता है K का। यह एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो I1 होता है, जो I1 करंट होता है, जिसको हम N2/N1 से कहते हैं डिनोट, ठीक है। N2/N1 ये इंटू I2, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका काम समझिए। यह जो होता है I2/K, K डेट मीन्स द कांस्टेंट। K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। K कांस्टेंट है, बराबर I2 होता है, ठीक है। अब समझिए सेकेंडरी करंट जो होता है वह रिफ्रेक्ट करता है टू प्राइमरी। सेकेंडरी करंट कौन होगा, सेकेंडरी करंट डेट मीन्स द I2 डेट मीन्स द सेकेंडरी करंट होता है, ठीक है। अब जानते हैं रजिस्टिव लोड के बारे में। क्या होता है रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड के बारे में समझते हैं। रजिस्टिव लोड होता क्या है, सबसे पहला चीज क्या जानेंगे, रजिस्टिव लोड।
रजिस्टिव लोड में जो होता है क्या होता है कि इफ लोड, यदि लोड, इफ लोड इज रजिस्टिव, यदि लोड रजिस्टिव होता है तो जो I2 होता है वह क्या करता है, I2 जो होता है इज इन फेज होता है, फेज में होता है, ठीक है, विथ किसके साथ, विथ V2, V2 के साथ यह फेज में होता है। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला एक डायग्राम बनाते हैं। रजिस्टिव लोड में जो डायग्राम बन के आ रहा है वो डायग्राम जो बन के आएगा उस डायग्राम में एक लोड होगा, जैसे में एक एंगल होगा, यह एक एंगल है, एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन पर एक बन रहा है जो 90 डिग्री का हो रहा है, कितना डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है, इसके साथ एक कनेक्ट होगा और यहाँ से एक सिंबल के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक जो लाइन खींच के आ रहा है इसको हम कहते हैं I2, सॉरी इसको I0 कहते हैं, I1 इसको कहते हैं और इसको हम I2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जो जा रहा है वह V1 जा रहा है, क्या आ रहा है, V1, ठीक है। ये जो लोड बन रहा है आपको, तो यह लोड में यह जो लोड बन रहा है इसको हम V1 लोड के नाम से जानते हैं, यह जो होता है फाई होता है, ठीक है। उसके बाद इसको जो हम कहते हैं इसको हम I1 के नाम से जानते हैं, उसके बाद इसको I0 के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो होता है इसको हम I2 के नाम से जानते हैं, यह जो सेंटर से जो जा रहा है जिसको हम I2, ठीक है, इसको हम E2 जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, E2 कहते हैं। इसमें K जो होता है, जिसमें जो K होता है K बराबर 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि K को हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। K जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडक्टिव लोड की। व्हाट इज इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड क्या होता है, इंडक्टिव लोड के मतलब समझ जाइए कि जो इंडक्टिव लोड होता है वह किसके कारण होता है, ड्यू टू लोड ऑन द सेकेंडरी साइड द प्राइमरी, ठीक है, करेंट, प्राइमरी करेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज क्या करता है, सप्लाई द एडिशनल पावर टू द लोड। एडिशनल पावर किसके पास पहुंचाता है, लोड के पास पहुंचाता है, एक एडिशनल पावर, यह एक इंडक्टिव लोड के गुण धर्म होते हैं। इसको अगर सिंबल से डिनोट करके दिखाएंगे आपको, एक सिंबल एंड जो यह लोड होता है इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि यह एक पॉइंट, एक लाइन जा रहा है, उसके बाद एक लाइन इधर से गया, दो लाइन गया, यहाँ से एक पॉइंट बना, यह जो पॉइंट है इसके साथ जाके मिला, अब यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर जाके मिला, एक सिंबल का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से इस लोड को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल बनेगा इस तरह में, और यह जो एंगल है इसके साथ जाके कनेक्ट होगा, एक एंगल इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बन रहा है जिसको हम कह सकते हैं इधर से, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब क्या होगा, इस दोनों के बीच में कुछ एंगल का निर्माण होगा, कौन एंगल होगा इसके बारे में थोड़ा समझिए। इस दोनों के बीच में एंगल का निर्माण होगा जिसको हम I2 से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम I1 से डिनोट करते हैं, यहाँ पे I0 से डिनोट किया जाता है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो रहा है
यह पूरे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एंगल, इसके आधा एंगल लीजिए और एक यहाँ आधा एंगल, ये जो आधा एंगल या ये एंगल क्या कहलाता है, इसको फाई नोट कहते हैं, इसको हम फाई वन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम E2 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर k बराबर 1, इसमें भी k जो होता है वो कांस्टेंट होता है। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें भी k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेडिकल ट्रांसफार्मर। क्या होता है प्रेडिकल ट्रांसफार्मर, इसको हम कहते हैं प्रेडिकल ट्रांसफार्मर, प्रेडिकल ट्रांसफार्मर। देखिए प्रेडिकल जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कुछ पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट बना इसमें, ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट बन के आया वह पार्ट बना आयरन लॉस। सबसे पहला जो बना उसको हम कहते हैं आयरन लॉस। दूसरा जो इसमें पार्ट बना उसको हम कहते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट बन के आया, इस तीसरे पार्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक लीकेज, मैग्नेटिक मैग्नेटिक लीकेज। यहाँ पर क्या होगा, लीकेज होगा जो मैग्नेट के थ्रू होता है। और चौथा जो पार्ट बन के आया जिसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स इज प्रेजेंट। यहाँ पर कुछ लीकेज फ्लक्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए नो लोड कंडीशन के जब से बात हो रही है, एट नो लोड कंडीशन, ठीक है। तो नो लोड कंडीशन क्या होता है, एट नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में एक डायग्राम के थ्रू भी आप समझ जाइए, यहाँ पर भी एक डायग्राम जाएगा, वह डायग्राम में हम नो लोड कंडीशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट बनाएंगे, एक लाइन बना, ठीक है, एक और लाइन बना, एक नीचे तरह जा रहा है और एक इसी के अपोजिट में ऊपर की तरह जा रहा है, दो लाइन गया। यहाँ पर एक और सिंबल जा रहा है और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन के थ्रू हम आपको समझा देते हैं कि एक डॉटेड लाइन भी जा रहा है। यह जो डॉटेड लाइन होगा इससे कनेक्ट हो गया, किससे कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्ट हुआ, एक इसके पैरेलली चल गया है। अब यह जो एंगल यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल कैसा बन रहा है, ठीक है। यह जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इसको हम फाई नॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है आई नॉट होता है, ठीक है। इसको फाई से जानते हैं, इसको हम आई म्यू से जानते हैं। यह E1 हो गया और यह E2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर IC एंगल का निर्माण हो रहा है, यह इसको हम V1 सिंबल से जानते हैं। यह जो है नो लोड कंडीशन का एक डायग्राम है, ठीक है, जिससे हम नो लोड कंडीशन को समझ सकते हैं। इसका कुछ पॉइंट भी है, आपको लिखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है द प्राइमरी विल ड्रा ए स्मॉल, है ना, करेंट आई नॉट टू सप्लाई, आई नॉट टू सप्लाई एक स्मॉल करंट का निर्माण होगा। इसमें सबसे पहला जो कहलाएगा वो आयरन लॉस कहलाता है और जो दूसरा कहलाता है वह कहलाता है ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस इज द प्राइमरी। प्राइमरी में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस भी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
जैसा कि जो प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी होता है वह नो लोड कंडीशन में क्या होगा, नो लोड कंडीशन, कंडीशन में प्राइमरी का क्या काम होगा, ठीक है। कंडीशन किसका होगा, करंट का होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई नोट से हम करंट को डिनोट करते हैं। इज नॉट 90 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज V1 बट लैक्स जो करता है एंगल 0 ग्रेटर देन 90 डिग्री। लैगिंग और लीडिंग दो चीज होता है, लैगिंग यानी ऊपर, लीडिंग यानी नीचे। दैट इज द लैगिंग, दैट इज द लीडिंग, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कुछ एक्टिव है, कुछ वर्किंग प्रिंसिपल भी इसका हो सकता है। क्या वर्किंग प्रिंसिपल होगा, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल में समझेंगे कि एक्टिव जो वर्क करता है इसको हम एक्टिव मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिव, ठीक है। एक्टिव या वर्किंग की बात किया जाए, इसकी वर्किंग की बात किया जाए, वह क्या होती है। तो एक्टिव में जो वर्किंग होगा, या इसको हम क्या कर सकते हैं, आयरन लॉस भी कह सकते हैं। आयरन लॉस किसका होता है, कंपोनेंट का। आयरन लॉस भी कह सकते हैं, जो क्या करता है, कंपोनेंट, जिसको हम आई नोट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आई नोट कहते हैं। जो क्या करता है, इज नॉट 90 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज V1 बट लैग करेगा एंगल फाई नॉट जो स्मॉलर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस पॉइंट में देख लीजिएगा एक जगह, जो करता है सेकेंडरी वोल्टेज IC, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले लिखिए एक्टिव, या इसको हम वर्किंग, या एक्टिव वर्किंग, या आयरन लॉस कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट होता है वो IC कहलाता है। तो IC का काम होता है इन फेज, इन फेज, ठीक है, विथ किसके साथ, विथ द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। जिसको हम IC बराबर हम लिख सकते हैं आई नॉट कॉस फाई नॉट के नाम से इसको हम जानते हैं। आई नॉट और कॉस फाई नॉट के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यह होगा कि जो भी मैग्नेटिक कंपोनेंट की बात किया जाए, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जिसको हम IM कहते हैं, वह लैगिंग करता है, किसके साथ करता है लैगिंग, बिहाइंड बिहाइंड V1 के साथ बाई 90 डिग्री, लैग करेगा V1 के साथ 90 डिग्री, विच विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स, जो म्यूचुअल फ्लक्स बन के आता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, इन द कोर, इन द कोर। जैसे कोर मान लीजिए यह है, यहाँ पर एक दो है, यहाँ पर एक वाइंडिंग हो रहा है,
यहाँ पर भी एक वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ऐसा है जो लोड है, ठीक है। यह जो जा रहा है डैट मीन्स यह जो फाई है जिसको हम फ्लक्स करते हैं, ठीक, ठीक है। अब देयरफॉर, जैसे कि मान लीजिए, देयरफॉर क्या मान सकते हैं कि जो आई नॉट होता है वो बराबर है रूट अंडर आई सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एम के बराबर होता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑन लोडेड कंडीशन। जब से लोडेड कंडीशन की जब बात करती है, ऑन लोडेड कंडीशन, तो लोडेड कंडीशन में क्या होता है, ऑन लोडेड कंडीशन, ऑन नो लोडेड कंडीशन जब होता है तो क्या होता है, तो पीएफ जो होता है वह क्या होता है, कॉस या कॉस फाई नॉट लिख सकते हैं, या आईसी बाई आई एस के नाम से भी हम जानते हैं। किसमें, जब नो लोड कंडीशन में होता है। अगर नो लोड कंडीशन की जब बात हो रही है तो क्या हो रही है, तो नो लोड कंडीशन में जब नो लोड करेगा, इनपुट पावर, इनपुट पावर, जब नो लोड करेगा इनपुट पावर, इसको हम पी नोट से डिनोट करते हैं, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 I0 कॉस फाई नोट आयरन लॉस होता है, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट भी है। नोट पॉइंट क्या बोलता है, सबसे पहला जो नोट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट क्या बोलता है, नोट पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो द नो लोड प्राइमरी इनपुट, ठीक है, पावर, जब नो लोड कंडीशन में प्राइमरी इनपुट पावर होता है वह क्या होता है, क्रिटिकली जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है किसके साथ, टू द आयरन लॉस के साथ, क्रिटिकली इक्वल होता है, एक दूसरे से इक्वल होता है। कब, ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। अब बात करते हैं नो लोड कंडीशन में। जब द नो लोड कंडीशन, द नो लोड कंडीशन जो होता है वह 80 to 85% डिग्री में होगा। डिग्री जो लैग करता है, लैगिंग करता है, किसके साथ करता है, लैग करता है। और क्या करता है, एक क्वेश्चन यहीं पर आया हुआ है कि जो फुल लोड करंट जो होता है, फुल लोड करंट, फुल लोड, फुल लोड करंट जो होता है 2 to 5% होता है, 2 to 5% एक आइडियल कंडीशन में, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है, VVI के क्वेश्चन आया हुआ, इसको हम क्वेश्चन के आने वाला श्रेणी में हम लिख सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एट लोडेड कंडीशन, अब जैसे नो लोड कंडीशन समझ गए, अब लिखेंगे लोडेड कंडीशन, लोडेड कंडीशन, नो लोड कंडीशन समझ गए, अब लोडेड कंडीशन समझेंगे। सबसे पहले नो लोडेड कंडीशन, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इफ द लोड इज इंडक्टिव, अगर लोड इफ द लोड इज इंडक्टिव, क्या होगा, इंडक्टिव, जब लोड इंडक्टिव हो जाए तो I2 क्या करता है, I2 लेग करता है, I2 लेग्स करेगा E2 को, कब, बाई φ2 एंगल से, ठीक है। और यदि 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 इफ लोड, यदि लोड रजिस्टिव होगा,
यदि लोड रजिस्टिव होगा तो I2 जो करेगा वो क्या करेगा, इन फेज विथ E2 के साथ। ठीक है, जितना चीज सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब भी आई है। ठीक है ना। और यदि कैपेसिटिव होगा, यदि लोड जो होगा, यदि लोड, इफ लोड, अगर लोड क्या हो, कैपेसिटिव हो, तो क्या होगा, तो I2 क्या करेगा, लीड करेगा। I2 लीड E2 बाई में phi2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कैसे एजम्पशन कुछ ले सकते हैं इसमें। एज्यूम मान लीजिए, एज्यूम में क्या ले सकते हैं, एज्यूम E2 जो होता है, E2 जो होता है वो बराबर होता है V2 के, और E2 बराबर V2 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। निग्लिकेटिंग करेंगे इसको, निग्लिजिबल मानेंगे वेरियस ड्रॉप में, वेरियस ड्रॉप में जितने भी ड्रॉप हैं उसमें निग्लिजिबल मानेंगे। जैसे इसका अगर पावर फैक्टर डायग्राम बना दें, अगर इसका हम पावर फैक्टर डायग्राम बना के देखते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए पावर फैक्टर डायग्राम एक हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से कनेक्ट जाएगा, यहां से भी एक जाएगा, एक यहां से जाएगा। ठीक है, अभी कनेक्ट होगा, किसके साथ कनेक्ट होगा, यहां जो कनेक्ट होगा अभी इससे हो जाएगा, एक जो जाएगा वह इससे हो जाएगा। इस तरह का जब बन के आ रहा है, तब इस तरह का जैसे बन के आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं I1 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, I1 कहते हैं, इस I2 कहते हैं, इसको V1 कहते हैं, इसको phi कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम E1 कहते हैं। और जो यहाँ से एंगल एक और बन किया जा रहा है जिसको हम I2 के नाम से जाना करते हैं, यह हमेशा I2, यह जो आ रहा है एंगल पॉइंट, यह जो पॉइंट आता है, यह पॉइंट जो पॉइंट हमारे आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए यह एक पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है जिसको हम E1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट आने की प्रक्रिया, अभी जब जाएगा इस तरह का जब जाने लगेगा तो इसको हम E1 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये चीज समझना थोड़ा पड़ेगा कि इसको हम क्या कहते हैं, किसको हम क्या नहीं कहते हैं। एक और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू के जानना है तो उससे पहले देखिए, यह जो डायग्राम बन रहा है, यह जो डायग्राम बन रहा है, यह डायग्राम किसका है, यह इंडक्टिव लोड का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड का यह डायग्राम है। अब उसी बात करें कैपेसिटिव लोड की, तो कैपेसिटिव लोड का डायग्राम क्या होगा, कैपेसिटिव लोड का डायग्राम, कैपेसिटिव लोड का जो डायग्राम होता है वह किस तरह का बनता है। तो कैपेसिटिव लोड का डायग्राम बनाने के लिए कुछ चीज़ की हमको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक हम बनाएंगे लाइन, एक एरो बनाएंगे जो कैपेसिटिव लोड को बताएगा। कैसे बताएगा, एक यहाँ एरो बन रहा है। ठीक है, एक एरो इधर गया, एक एरो इधर आया, दो एरो आया। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल का निर्माण भी करते हुए आपको दिखेगा। अब देखिए क्या हुआ, जैसे यह लोड एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कुछ लोड आ रहा है, अब यहाँ पर कुछ एंगल का भी निर्माण हो रहा है। किस एंगल का, कुछ एंगल का निर्माण हो रहा है। अब वह एंगल क्या है, उसका निर्माण कैसे करें, जैसे देखिए यहाँ पे डॉटेड पॉइंट से एक दर्शाएगा जो यहाँ जा रहा है, एक जो एंगल यहाँ से आ रहा है इसमें यहाँ से डॉटेड पॉइंट में कनेक्ट होगा। यह जो होगा इसको, इस एंगल को हम phi1 कहते हैं और इस एंगल को phi0 कहते हैं। ठीक है, अब यह I0 होता है, इसको हम phi के नाम से जानते हैं, इसको V1 के नाम से जानते हैं। यह जो जा रहा है इसको हम I1 कहते हैं और जो यह नीचे गया E2 कहते हैं, E1 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, I2 डैश कहलाता है। यह जो डायग्राम है, यह डायग्राम जो है,
ठीक है ना। किसका है, यह साफ से हम लिख देते हैं आपको। यह जो डायग्राम दिखाता है रजिस्टिव लोड को दिखाता है, रजिस्टिव लोड। जब रजिस्टिव लोड की बात होगी तो यह डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब इसका कुछ इक्वेशन है, उसको थोड़ा लिख लीजिए। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है I1 जो होता है वह सिमिलर या इक्वल टू होता है I2 डैश के। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंसिंग में। बैलेंसिंग में क्या होगा, द एम्पियर। जब हम एम्पियर को बैलेंस करते हैं तो कब होता है, टर्न के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में, टर्न के फॉर्म में। जैसे एक टर्न यहाँ बना, एक टर्न यहाँ बना, दोनों टर्न अगर बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, एक और टर्न का यहाँ पर निर्माण कर देंगे, जिससे क्या होगा, वह बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैलेंस करने के लिए हम टर्न का उपयोग करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए N1 जो है और I2 डैश बराबर N1 I1 प्लस N2 I2, ये पूरा है। ठीक है, अब यहां पर क्या बन के आ रहा है, अब क्या होगा, यहां पर एक और जा रहा है, इसमें I1 बाई I2, ठीक है, N2 बाई N1 बराबर में K होता है। ये सारा चीज आपके लिए हो गया। अब बात करते हैं इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ द वाइंडिंग रेजिस्टेंस। जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है उसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले वाइंडिंग रेजिस्टेंस के इफेक्ट को जानना है तो उस चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस वाइंडिंग रेजिस्टेंस के इफेक्ट को समझिए। इसमें सबसे पहला चीज लिख सकते हैं कि जब प्रेडिकल ट्रांसफॉर्मर जो होता है इट्स ऑन वाइंडिंग। प्रेडिकल ट्रांसफार्मर के पास अपना वाइंडिंग होता है, रेजिस्टेंस होता है। प्रेडिकल ट्रांसफार्मर के पास अपना वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, जिसका कारण है, इसके काउजेस के कारण, इस कारण से जो पावर होता है वह क्या है, लॉस एंड अल्सो वोल्टेज। पावर लॉस जो होता है हमेशा वोल्टेज ड्रॉप पर बात हो रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप पर यह पावर लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर R1 है, क्या है, R1, तो R1 यहां क्या दिखा रहा है, R1 जो होता है वह कहलाता है प्राइमरी वाइंडिंग। R1 जो होता है वह प्राइमरी वाइंडिंग होता है, किसका, रेजिस्टेंस का। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ रेजिस्टेंस दैट मीन्स द R1, जिसको हम ओम से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद R2 क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद आता है R2। R2 क्या करता है, R2 जो होता है वह सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जिसको हम ओमे से डिनोट करते हैं। नहीं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो तरह का वाइंडिंग जो है एक ट्रांसफार्मर में होता है। इसलिए हम क्या मान सकते हैं, इसलिए E1 जो होता है, E1 वेक्टर वह बराबर होता है V1 वेक्टर के माइनस I1 वेक्टर बराबर होता है R1 का। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में बात किया जाए, वेक्टर द वेक्टर डिफरेंस
जो वेक्टर डिफरेंस होता है बिटवीन किसके बीच में, E2 के बीच में एंड I2 और R2 के बीच में जो वेक्टर का डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह क्या होता है। तो वेक्टर के अंतर की बात करेंगे तो V2 वेक्टर, V2 वेक्टर बराबर होता है E2 वेक्टर के। जब E2 वेक्टर के बराबर होता है तो माइनस में होता है E2 वेक्टर R2 वेक्टर के। जैसे नोट पॉइंट क्या होता है, नोट पॉइंट में करते हैं एज्यूम आर प्योरली प्योरली रजिस्टिव ड्रॉप हियर। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं प्योरली रजिस्टिव ड्रॉप हियर पे होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें एक्सेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट होता है, एक्सेक्ट इक्विवेलेंट होता है ट्रांसफार्मर की जब बात करेंगे तो वह कैसा होता है। तो जो एक्सेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, एक्सेक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, क्या होता है सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे ट्रांसफार्मर की। सबसे पहले नोड एक 0 पॉइंट रजिस्टेंस है जिसको हम R1 के नाम से जानते हैं, जे एक्सेल के नाम से जानते हैं। यह कनेक्ट हो रहा है एक लोड के साथ। ठीक है, यह जो कहलाता है इसको हम V1 के नाम से जानते हैं। यह पैरेलल होता है, इसके पैरेलली में एक और लोड बनेगा जिसको हम रजिस्टेंस R2 JX2। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह का जो वाइंडिंग बन के आता है, इसको हम जो कहते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में कहते हैं। यह जो होता है E2 होता है। ठीक है, इसको हम N2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह जो होता है N1 होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको हम R1 कहते हैं, इसको JX1 कहते हैं, इसको हम R2 कहते हैं और JX2 कहते हैं। दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, यह भी पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, यह जो बन रहा है इसको हम V2 वेक्टर के नाम से जाना करते हैं। अब यहां पर जो बन रहा है यह एक डॉट है, यहां पर बन रहा है। तो यह होता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब बात किया जाए रिफर, अगर हम प्राइमरी सर्किट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि रिफर करता है, रिफर्ड जो करता है वह करता है टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। जब प्राइमरी साइड में रिफर्ड होगा तो क्या होगा, जब ऐसे प्राइमरी साइड में रिफर होगा तो इसका तुरंत बनेगा। जैसे मान लिया ट्रांसफार्मर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, जैसे प्राइमरी में हम इसको रिफर कर देंगे तो क्या होगा, जैसे प्राइमरी में हम रिफर कर देते हैं तो यहाँ पर एक डायग्राम बन के आ रहा है जिसमें R2 JX2 वोल्टेज V2 डैश के साथ और एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होकर के यहाँ पे बन के आ रहा है, यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट है। इसको हम कहते हैं V1, यह वेक्टर के फॉर्म में लिखाता है, यह भी एक वेक्टर के फॉर्म में लिखाता है। अब यहाँ पर जो बन के आ रहा है इसको हम RC, इसको हम JXM कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बन रहा है यह IC और IM वेक्टर कहलाता है। यह ऊपर का जो पॉइंट है जिसको हम R1 के नाम से जानते हैं, JX1 के नाम से जानते हैं, वही जो यह पॉइंट बन रहा है I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है,
इधर से अगर हम I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से करंट फ्लो हो रहा है, यह R2 डैश है, यह JX2 डैश है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी में नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर E1 है, E1 क्या है, एक वेक्टर फॉर्म में, उसी तरह से V2 जो है वह भी वेक्टर है, और प्लस I2 जो है ये भी वेक्टर है R2 डैश के, प्लस JI2, ठीक है, X2। यहाँ पर E2 की जब बात आ रही है तो E2 भी वेक्टर जो है बराबर किसका है, V2 वेक्टर के, प्लस I2 जो है और R2, यह I2 वेक्टर है, R2 भी है, और प्लस JI2 और X2 डैश है। जैसे में Z1 जो यहाँ पर कह रहे हैं, यह जो Z1 है, Z2 वेक्टर जो है, Z2 वेक्टर क्या है, तो ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी इम्पिडेंस है, सेकेंडरी इम्पिडेंस जो रिफर करता है टू प्राइमरी साइड, क्या रिफर करता है, प्राइमरी साइड में। एंड जो यहाँ पर Z2 है बराबर की बात होगी तो क्या होगा, Z2 बराबर में K2 जो है, K2 स्क्वायर है, ठीक है, K2 क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर देख लिए Z2 वेक्टर बराबर में K2 स्क्वायर जो R2 प्लस JX2 बराबर में R2 डैश प्लस JX2 बराबर में K स्क्वायर J वेक्टर 2 होता है, ठीक है। उसके बाद एप्रोमैक्स इक्विवेलेंट सर्किट, एक दूसरे के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट सर्किट है वह क्या हो, तो एप्रोमैक्स इक्विवेलेंट सर्किट ये क्या होता है, इसको निकालना है, इसको हम कहते हैं एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या होता है। जैसे एप्रोमैक्स इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है, द नो लोड ब्रांच, जब द नो लोड ब्रांच, बिना ब्रांच के जो कॉन्टेन करता है, नो लोड ब्रांच कॉन्टेनिंग आरसी जो या एक्सएम कहते हैं। जब नो लोड ब्रांच होगा तो आरसी और एक्सएम होता है टू लेफ्ट, उसको हम क्या करते हैं, टू द लेफ्ट ऑफ, किसका लेफ्ट होता है, R1 एंड X1 का एक दूसरे का लेफ्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हम क्रिएट द एरर करते हैं क्रॉस द ड्रॉप, क्रिएटिंग एरर अक्रॉस द ड्रॉप, बिना अक्रॉस द ड्रॉप जो हम क्रिएट करते हैं एरर को, ठीक है, एरर को क्रिएट करना तो किसमें बीच में होता है, R1 के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, R1 के बीच में होता है, और किसके बीच में होता है, X2 के बीच में होता है, या 2I0 जो निग्लिजिबल होता है, जो निग्लिजिबल होता है ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू द सर्किट,
सर्किट के कारण R1 और R2 जो है जो चेंज करते हैं आई नोट में वह निग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज मोर सिंपल, क्योंकि बिकॉज मोर सिंपल, यह बहुत ही आसान है, इसी चलते ऐसा होता है। ब्लॉक डायग्राम की जब बात करें तो ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर एक लोड है जो कनेक्ट है R1 के साथ, यहाँ पर ओपन है, ठीक है, फिर यहाँ कनेक्ट हुआ, यह जो लोड है फिर यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट हो गया और यहाँ जीरो के साथ हो गया। यहाँ पर जो बन के आ रहा है यह RC लोड बन के आ रहा है, यह जो बन के आ रहा है JXM बन के आ रहा है, JXM JRC, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इसको हम V1 के नाम से जानते हैं, V1 के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं E1 वेक्टर बराबर में E2 वेक्टर होता है। यहाँ पर जो है इसको हम R1 कहते हैं, इसको हम JX1 कहते हैं, इसको हम R2 डैश कहते हैं, इसको JX2 डैश कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आई नोट करंट फ्लो होता है। जैसे आई नोट करंट फ्लो होता है एक दूसरे के क्या है सिंबल है, यहाँ पर IM हो रहा है, ये जो है रिफर टू द प्राइमरी, रिफर क्या करता है प्राइमरी, रिफर टू द प्राइमरी, प्राइमरी के साथ रिफर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का क्या लॉस होता है, क्या हानि है ट्रांसफॉर्मर का, उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले होता है ट्रांसफॉर्मर लॉस। ट्रांसफॉर्मर लॉस को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं, दूसरा को आयरन लॉस कहते हैं, तीसरा स्टे लॉस होता है और चौथा डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ये 4 लॉस जो है ट्रांसफॉर्मर के होते हैं। आयरन लॉस को 2 भाग में बांटा गया है, एक का नाम ईडी करंट लॉस, दूसरा का नाम हिस्टेरेसिस लॉस होता है। बात करते हैं आयरन लॉस क्या होता है। आयरन लॉस जो होता है वह एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण जो लॉस होता है उसको हम आयरन लॉस कहते हैं। जो कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है, एक पार्ट होता है। एज दिस लॉस अकर इन द कोर ऑल्सो नोन एज कोर ट्रांसफॉर्मर, जो कोर अकर होगा उसको हम क्या कहते हैं कोर ट्रांसफॉर्मर। इन अकर इन द कोर, कोर में जो भी होगा लॉस उसको हम आयरन लॉस जो होता है वही आयरन लॉस कहलाता है या कोर लॉस कहलाता है। यह हमेशा फिक्स लॉस होता है, आयरन लॉस हमेशा फिक्स लॉस होता है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयरन लॉस। सबसे टेक प्लेस ऑफ कोर ड्यू टू टाइम वेरिंग नेचर इन फ्लक्स, जैसे टाइम वेरिंग के अनुसार जो हो उसको हम आयरन लॉस का पार्ट कहते हैं। जैसे में पी जो है पीएच प्लस पीई होता है, जैसे में पीएच को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं और पी को हम ईडी करंट लॉस कहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस इसको हम कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ ईडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस जो हम आपको पीछे बताए थे, एक पार्ट आप लोग देखे नहीं होंगे, उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ ईडी करंट, ईडी करंट का क्या कंसेप्ट होता है कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं एक मैग्नेटिक मटेरियल पे, वह ईएमएफ जो होता है उसका इंड्यूस होता है, ठीक है। इन इन द मटेरियल इटसेल्फ, जब मटेरियल खुद से अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराता है। फ्राइडे लॉ में, फ्राइडे लॉ क्या होता है, फ्राइडे लॉ जो होता है वह ट्रांसफॉर्मर में जो करता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ठीक है। अब बात करते हैं सिंस द मैग्नेटिक मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको हम कंडक्टिंग मटेरियल भी कहते हैं। इसमें ईएमएफ जो है वो सर्कुलेट करता है बॉडी को ऑन द मटेरियल, एक मटेरियल में बॉडी को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, ईडी करंट करता है। द सर्कुलेटिंग करंट को हम ईडी करंट का, जो करंट सर्कुलेट करेगा उसको हम ईडी करंट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है सर्कुलेटिंग करंट जो है उसको हम कौन सा करंट के नाम से जानते हैं, तो ईडी करंट, या ईडी करंट को किस नाम से जानते हैं, सर्कुलेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। दे विल अकर व्हेन कंडक्टर एक्सपीरियंस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यह कब अकर होगा, जब कंडक्टर जो है चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है।
ईडी करंट फ्लो क्लोज लूप ऑफ द कंडक्टर। ईडी करंट जो कैसे फ्लो करता है, इट इज द क्लोज लूप ऑफ द कंडक्टर इन द प्लेन परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होकर के। कॉपर या ओमनिक लॉस क्या होता है, दिस लॉस अकर ड्यू टू ओनमिक रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में जो ओनमिक रेजिस्टेंस होता है उसी को हम कॉपर या ओनमिक लॉस कहलाता है। दिस लॉस जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लॉ के अनुसार, हियर इट इज ऑल्सो ए वेरिएबल। लोड के अनुसार यह क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। बात करते हैं स्टे लॉस। स्टे लॉस क्या है, स्टे लॉस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीकेज फील्ड। लीकेज फील्ड के प्रेजेंट में जो है स्टे लॉस होता है, ठीक है। दिस लॉस कैन बी निग्लिजिबल बिकॉज परसेंटेज विल बी लॉस है वेरी स्मॉल एंड टू टर्न टू कॉपर लॉस। इसका जो परसेंटेज होता है बहुत ही कम होता है, इसी चलते यह जो है निग्लिजिबल होता है स्टे लॉस। बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस के। डाइलेक्ट्रिक लॉस अकर इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ट्रांसफॉर्मर में, जैसे कि वायल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, वायल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दैट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि इस वायल जो है ट्रांसफॉर्मर में इंसुलेट किया जाता है, ठीक है। ये चलते हम इसको इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो आज भर इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, या बजरंगी बैच आपको कैसा लगा। बजरंग बाण बैच है और इसका एक पार्ट आया है, एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पार्ट बनाएंगे तो आप लोग बोर भी हो जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगला इसी के आगे बात करेंगे, एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।